ईरान और यूएसए की लड़ाई के अंदर जो ये चीन का एंगल आया है, चीन जिस तरह से अब इस पूरी लड़ाई को गवर्न करता दिख रहा है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि चीन जो है ईरान और यूएसए के बीच में ये जो लड़ाई चलती गई, यद्यपि सीज फायर चल रहा है, लड़ाई बंद हो चुकी है, लेकिन वो तनातनी बनी हुई है लगातार। अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करिए, दोनों ही देश 60 दिन के सीज फायर की बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम भेज रहे हैं, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में लगातार खबरें रही हैं कि ईरान जो है अपना यूरेनियम देने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर हम देना होता तो पहले दे देते। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कह रहे हैं कि अगर नहीं मिलेगा, उसको नहीं खत्म किया जाएगा तो हम वापस से अटैक करेंगे। दोबारा से कुछ अटैक की खबरें भी हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें चाइना वाला एंगल क्या है। क्या चाइना सच में इन दोनों देशों के माध्यम से पूरी दुनिया को एक अलग गवर्नेंस के रूप में देख रहा है? क्या चाइना इसका एक असली विजेता है? और अगर ये चाइना इसमें विजेता है, बन रहा है, तो फिर भारत की क्या भूमिका बन रही है? भारत आखिर किस जगह पर अपने आप को देख पाएगा? क्योंकि एक बड़ा एनर्जी संकट हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। लगातार मोदी जी ये बात कह रहे हैं कि देश में दिक्कत है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। तो ये एक मुद्दा समझना चाहिए और उसमें चाइना बड़ी भूमिका क्यों अदा कर सकता है, क्या कर सकता है, वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि दुनिया भर में इस बात को लेकर के एक हलचल सी बनी हुई है। इवन आज दिन के दौरान भी चीन ने भी कहा कि दोनों देश आपस में जो है मामला सेटल कर लीजिए, लेकिन वो चीज होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है और कहीं ना कहीं मामला जो है बिगड़ता चला गया है, या यूं कह सकते हैं ये पूरी तरह से शांत नहीं हो रहा है। अगर हम चीन के एंगल पे जाएं, क्योंकि बाकी एंगल्स तो दुनिया भर के मीडिया हाउसेज में आप न्यूज के रूप में सुन ही रहे हैं, उस पर हमारा फोकस नहीं है। अगर हम इस लड़ाई की शुरुआत से जाएं और अभी तक की स्थिति को देखें तो समझने वाली बात है कि ये लड़ाई शुरू किस परिप्रेक्ष्य पे हुई थी। ये लड़ाई शुरू हुई थी कि यूरेनियम जो उनके पास है, ईरान के पास यूरेनियम है, और ये जो ईरान के पास यूरेनियम है, इस यूरेनियम को खत्म किया जाए। बहुत बात ये भी चली कि इजराइल जो है इसमें बड़ी भूमिका में रहा, और इजराइल के नाते ही जो है ये पूरी की पूरी लड़ाई शुरू हुई। एप्स्टीन फाइल की कहानी आई, वो सारी चीजें इसमें आप मान के चलें, किसी भी कारण से ये लड़ाई हुई। लेकिन जब लड़ाई हुई, शुरुआत हुआ, तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि यूएसए जो है इसमें लीड ले लेगा और बहुत जल्दी ईरान बैकफुट पे जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चीन वहां पर बड़े तबके में मदद करने आया था। परोक्ष रूप में चाइना की ने मदद करी थी। अगर मैं एक सेकंड के लिए अगर आपको शुरुआती चरण में रखूं, जब ये लड़ाई शुरू हुई और बाद में यूएसए ने भी माना कि चीन ना सिर्फ जो है ईरान को अपने सैटेलाइट के माध्यम से मदद कर रहा था, बल्कि और कई तरीकों से चाइना ने मदद करी, ड्रोन के मुकाबले मदद करी, रसिया ने मदद करी। तो चीन का वो जो संघ था, यानी रसिया और चाइना, उसने ईरान की बड़ी मदद करी। ईरान की बड़ी मदद क्यों करी गई? क्योंकि चीन जो है ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है। चीन लगातार ईरान से सस्ते तेल खरीदता है, युआन में खरीदता है, अपनी करेंसी में वो ट्रेड कर पाने में सफल हो रहा है। इस पूरी लड़ाई जो हुई, आप जिस तरह से इसने आपने देखा, जहां पर मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जगहों पर ईरान ने हमले किए, एक बड़ी बैकिंग उसके पीछे रही होगी, तभी ऐसा कुछ संभव था, अदरवाइज वो नहीं संभव होता। साथ में ये लड़ाई धीरे धीरे करके स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर आकर के सिमटी। स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर लड़ाई के आने से दो बातें हुई। एक तो ईरान का जो मेन टेरिटरी है वो थोड़ा सा सरवाइव कर पाती है। दूसरी चीज है कि ये पूरी की पूरी जो लड़ाई है, फिर ये कहीं ना कहीं ऑयल के ऊपर, यानी तेल के ऊपर आकर के सीमित हो गई। अब यहां पर मैं चीन को क्यों इतना भूमिका दिखा रहा हूं, या मैं समझ पा रहा हूं कि चीन यहां पर बड़ी चीजें कर पाया। चीन को जरा देखिएगा कि बेनिफिट क्या क्या हुए। पहला नंबर, जैसे मैंने कहा कि चाइना ने यहां पर दोनों ही देशों को एक प्रकार से गवर्न करने की कोशिश करी है। अगर हम चीन का यूएसए के साथ संबंध की बात करें तो पहली चीज है कि चाइना ने ये सब कुछ, युद्ध आरंभ जब हुआ उस समय क्या चल रहा था दुनिया में, युद्ध जब आरंभ हुआ, मैं मान रहा हूं कि यूएसए ने इस युद्ध को आरंभ किया, इजराइल के चक्कर में आरंभ हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन वो मुगालता जो था यूएसए का कि ये चीजें बहुत तेजी के साथ उसके फेवर में चली जाएंगी, वो नहीं गई। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि चाइना ने पूरी तरह से, क्योंकि वो समय ऐसा था जब यूएसए लगातार दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा था और चाइना उसका एक बड़ा प्रेशर झेल रहा था, क्योंकि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। दुनिया भर में
जितना भी कारोबार होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसका 40% तो अकेले चाइना मैन्युफैक्चरिंग करके गवर्न कर रहा है। और बड़ा तबका जो कि टोटल ग्लोबल इकोनॉमी का करीब 3.8 है, अगर आप 4 पकड़ लें तो भी गलत नहीं है। तकरीबन जो दुनिया का सारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 4% तो अकेला चाइना करता है। तो उस पूरे के पूरे मामले में चाइना के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था। जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, वो प्रेशर थोड़ा डोमिनेट नहीं कर रहा है या वो शांत होना शुरू हुआ, एक बात। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि चीन के ऊपर का प्रेशर थोड़ा हल्का हो गया, एक बात हो गया, इसको प्रेशर ईज हुआ टैरिफ को लेकर के। दूसरा एक बड़ा फायदा हुआ कि चीन ने यहां पर एक प्रकार से, चीन का जो संबंध है वो जाहिर सी बात है ईरान के साथ अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो मीडिएटर बना वो पाक बना, यानी पाकिस्तान इस लड़ाई का आज भी मीडिएटर है और वो कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा है। 1 राउंड 2 राउंड की बात हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के संबंध चीन के साथ कैसे हैं वो आपको पता ही है, जो है पाकिस्तान वही कुछ करेगा जो चाइना उससे करने को कहेगा। चाइना के संबंध यूएसए के साथ कैसे हैं वो भी आपको पता है कि चाइना के संबंध यूएसए के साथ बहुत सुखद तो नहीं है। इस बीच में अभी कुछ दिन पहले ही आप यूएसए के प्रेसिडेंट चीन गए थे, उसके पहले भी यूएसए के प्रेसिडेंट चीन गए थे, चीन का प्रेसिडेंट यूएसए नहीं गया था। और 2 बार यूएसए का प्रेसिडेंट चीन जाने के बावजूद भी चाइना ने कोई बहुत बड़ा ट्रेड डील या कोई बहुत सिग्निफिकेंट चीज यूएसए को नहीं दी है। इसके बाद भी याद रखने वाली बात है कि यूएसए लगातार चाहता है कि उसको मैग्नेट्स मिले ताकि चिप बने, उसको जिस तरह से अलग अलग यूं कहिए जो बहुत ज्यादा प्रेशियस चीजें हैं उनकी जरूरतें हैं, वो चाइना नहीं बोल रहा है कि हम कंफर्म रूप से आपको वो दे देंगे। उसमें भी चीन बिल्कुल भी नीचे नहीं दबा। साथ में अगर आप चीन को देखेंगे तो चीन ने अपनी रुपए यानी उसका जो युआन है, पिछले कुछ समय के अंदर युआन में करीब 20% तक की तेजी हुई है। चीन अपने आप में अपनी पूरी करेंसी को हमेशा गिराना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ समय में चीन की करेंसी ऊपर गई है क्योंकि वो अपने देश में डिमांड को क्रिएट करना चाह रहा है और 20% तक पिछले 1 साल के अंदर चीन का युआन ऊपर गया है। तो ये कई बड़ी बातें चीन ने अचीव करी हैं इस पूरे लड़ाई के दौरान। अब मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि चाइना इसको डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जो मध्यस्थ है वो पाक है, पाक को चाइना डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, डोमिनेट करके फायदा क्या उठा रहा है ये समझने वाली बात है। तो इस लड़ाई का जो फायदा है वो चीन किस तरह उठा रहा है, तो देखिए समझिएगा। जब स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर मामला आ गया तो चाइना को बेनिफिट नंबर 1, ऑयल का प्राइस बढ़ा। ऑयल का प्राइस जब बढ़ा तो क्या हुआ, इंडिया जैसे देश, जो भारत जैसे देश हैं, इनकी स्थिति खराब हुई। चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो चीन का जो एक बड़ा, हम पड़ोसी राष्ट्र जरूर हैं मगर हमारे बहुत अच्छे संबंध उनके साथ हो नहीं है। 2019 से तो हमारे यहाँ फ्लाइट तक बंद थी, 2026 के अभी कुछ दिन पहले हमने वापस से फ्लाइट चालू करी है। इसी साल मोदी जी जब गए थे चाइना तब जाकर के थोड़ा मामला सेटल हुआ। 5-6 सालों से हमारे बीच में काफी तनातनी रही है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, वो सब आप जानते हैं। लेकिन चाइना ने यहां पर ऑयल प्राइसेज को, आप ये कह सकते हैं कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज ना खुले तो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इंडिया को हो रहा है, भारत को हो रहा है। भारत को इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं, हमारी जो है रुपए पे दबाव बना हुआ है। जब डॉलर के संबंध में हमारा रुपया नीचे की तरफ जा रहा है, दबाव की भूमिका में है, ऐसे में जो बेनिफिट है वो किसको है, वो चीन को है। आज आप एक बार भी नहीं सुनते हैं कि कहीं पर कोई बोल रहा हो कि चीन +1 की नीति अब काम करेगी। आपने 2024 याद करिए, 2023 याद करिए, आप लगातार सुन रहे थे चाइना +1 की नीति में भारत को बेनिफिट होगा, चाइना +1 की नीति में भारत को बेनिफिट होगा। कहां गया वो बेनिफिट, गायब हो गया वो बेनिफिट। इसके बाद पिछले कुछ दिनों में चीन +1 की नीति के तहत जो भारत में टेस्ला आया था, आपको मालूम होगा, बहुत पिछले साल बवाल हुआ, बहुत बातें हुई, विरोध प्रदर्शन, समर्थन सब कुछ हुआ कि भारत में टेस्ला अपनी गाड़ी बनाएगा और उसके नाते क्या हुआ, टैक्स में रिबेट मिलने की बात आई, वो सब कुछ हुआ। लेकिन आज क्या हुआ, जहां पर वो टेस्ला अपना गाड़ी बनाना चाहता था वो जगह उन्होंने अब ऑफिशियली छोड़ दी है और माना यह जा रहा है कि वो अब भारत में अपनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते हैं। फर्क नंबर 1, तो वो जो ऑयल, जो इस ऑयल की कीमत हमने चुकाई है या जो हम चुका रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी चुका रही है, वो अब बढ़ती चली जा रही है। तो वो जो चीन +1 की नीति की एक बात चल रही थी, वो भी चाइना उसको दबा पाने में सफल रहा है। यहां पर अब भारत चूंकि स्थिति डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, उसकी स्थिति खराब है। अच्छा, चीन को अब ऑयल प्राइस का क्या, इंडिया को तो नुकसान हो गया।
इंडिया को तो प्रॉब्लम है, भारत को तो प्रॉब्लम है, भाई रेट बढ़ गए तेल के तो हमें तो प्रॉब्लम पड़ रही है। लेकिन क्या चीन को तेल की दिक्कत हुई? नहीं, चीन को दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन पूरी दादागिरी के साथ चीन आराम से तेल प्राप्त कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टेट ऑफ होर्मुज से पाकिस्तान भेज रहा है और पाकिस्तान से वो माल चाइना जा रहा है। लगातार ये हो रहा है, तो उसको स्टेट ऑफ होर्मुज के बंद हो जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब जरा समझिए चीन के बेनिफिट्स। तो चीन यूएसए के साथ उसके संबंध खराब हो गए? नहीं, यूएस का राष्ट्रपति उसके पास बार बार जा रहा है और उससे बोल रहा है कि मेरे से डील करो, वो बोल रहा है मैं नहीं करूंगा। प्रभुत्व किसका दिखाई पड़ रहा है? चाइना का दिख रहा है। ऑयल प्राइसेज को ऊपर रख करके चाइना किसको डोमिनेट कर रहा है? इंडिया को। कोशिश कर रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी और खराब बनी रहे, इंडिया के ऊपर दबाव बना रहे। और जो हम चाइना +1 की नीति की बात कर रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं गायब होती दिखाई पड़ रही है। तो एक तो वो अमेरिका के सामने दब भी नहीं रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि वो पूरी तरह से दोनों को डील कर रहा है। क्या चीन यूएस से किसी भी और देश को जो ईरान की मदद किया रहता, क्या उसके ऊपर कोई भी सैंक्शन ना लगाता? लगा देता। लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि चीन ने ईरान की मदद करी है। लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं कि मामला गड़बड़ था, सैटेलाइट सपोर्ट दिया गया, ड्रोन सपोर्ट दिया गया, बहुत सारी चीजें प्रूव की गई। लेकिन क्या एक बार भी यूएसए ने कहा कि हम चीन के ऊपर इस कारण से प्रेशर लगाएंगे, या हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, या हम कुछ इसके ऊपर बैन लगाएंगे? नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यूएसए को जो चाहिए वो सिर्फ चीन के पास है। तो चीन ने जहां एक तरफ यूएसए को पूरी तरह से अपने यूं कह सकते हैं कि हाथ में रखा हुआ है, एक हाथ में, और ईरान को भी वो एक हाथ में रखा है। क्योंकि अगर वो ईरान को छोड़ देगा तो ये स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के जो मामला है वो बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। और अगर स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के मामला जल्दी शांत हो जाएगा तो फिर ऑयल की प्राइसेज वापस से डाउन होंगी। सस्ता तेल की कीमत चाइना नहीं चाहता है इस समय। क्यों? क्योंकि इसके नाते पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की इकोनॉमिकल जो है क्राइसिस क्रिएट होगी, और चीन के जो जिनको चीन थोड़ा दबाना चाहता है, जिसमें भारत भी है, उन देशों को ये प्रॉब्लम बड़ी दिखाई पड़ेगी। साथ में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा ना नीचे जाएं, उसमें अमेरिका को भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि उनको भी तेल मिल ही रहा है। ईरान इस बीच में जरूर है, लेकिन ईरान को अगर मान लीजिए उस यूरेनियम संवर्धन करके उसको बनाना है, तो कौन मदद कर सकता है? जिसने ड्रोन दिया, जिसने मिलिट्री सपोर्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ चूंकि सैटेलाइट सपोर्ट दिया, जिसने तेल खरीदा, दुनिया के सामने जो देश उसको तेल खरीद रहा है, लगातार तेल खरीदने में वो सहयोग कर रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, और जो ऑलरेडी इस नाम के देश को ऑलरेडी जिसने मदद करी थी, क्या लगता है कि पाकिस्तान अपने दम पर वो सारी चीजें बना पाया था? 1 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर वो परमाणु हथियार बना लेते हैं? तो नहीं संभव था ना। तो अगर ईरान को किसी की मदद मिल सकती है, जिसकी वो उम्मीद कर सकता है कि वो जो कुछ भी यूरेनियम बचा के रखेगा, कोई आएगा जो उसका मदद कर देगा, वो भी शायद चीन ही हो सकता है। तो चीन को तो ईरान नहीं छोड़ने वाला है। तो चीन ईरान को भी पकड़ के रखा है, और चीन यूएसए को भी पकड़ के रखा है। और चूंकि चीन यूएसए को भी, और यूएसए भी उसके ऊपर कुछ खास अब प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकता, तो विन विन सिचुएशन चाइना के लिए हो रही है। ये लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी, और ये लड़ाई चलती रहेगी इसी तरीके से, जब तक कि चाइना नहीं चाहता कि ऑयल प्राइसेस नीचे की तरफ जाएं, जब तक चाइना नहीं चाहता कि वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी वापस से सुधरने लग जाए। क्योंकि इससे दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अब प्रभावित है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होने का फायदा क्या हुआ? समझिए कि आप कोई सामान बनाते हैं। अब अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं, मान लेते हैं आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप कोई सामान बनाते हैं। अब अगर कोई भी सामान आपको बनाना है तो आपको उसके लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल पर ज्यादातर सामान जो बनते हैं दुनिया भर में, और इसीलिए अमेरिका या चाइना दोनों डोमिनेट करते हैं। जो एक साइड में यानी पैसिफिक के उस साइड में यूएसए डोमिनेट करता है। दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 3.8% अमेरिका के पास में है। जो दुनिया में टोटल एक्सपोर्ट है उसका 4% से ज्यादा अब चाइना के हाथ में जा चुका है। तो ये दोनों देश एक्सपोर्ट को क्यों डोमिनेट करते हैं? दोनों देश मैन्युफैक्चरिंग को भी डोमिनेट करते हैं। क्यों डोमिनेट करते हैं? क्योंकि दोनों के पास कच्चा माल बहुतायत में है। भारत में भी अगर आप देखोगे तो अगर मान लीजिए आप दवा बनाना चाहते हो तो दवा किससे लोगे? एपीआई कहां से आता है? वो
सारा चाइना से आता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड बना रहे हो, असेंबल इन इंडिया कर रहे हो, चाइना से आ रहा है, कोई चीज बाहर से आ रहा है। तो जब कच्चा माल को डिस्टर्ब उसने कर दिया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेज ऊपर गए, जब ऑयल प्राइस ऊपर जाएगा तो कच्चा माल का कीमत अपने आप महंगा हो जाएगा। एक दूसरा, सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो चुका है। सप्लाई साइड डिस्टर्ब हो गया मतलब अब जब आपके कार्गो ही फंसे हुए हैं और कार्गो ही ठीक से नहीं चल पा रहे हैं तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो क्या होगा, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो भी आप बनाते हैं वो घट जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली घट जाएगी। अब दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा कच्चा माल है वो चीन है, और दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कच्चा माल किसी के पास है तो वो यूएसए है। अब यूएसए और चीन का तो फिर भी कच्चा माल है और दोनों मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, बट बाकी जो छोटे छोटे प्लेयर थे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे अलग अलग चीजों पर, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। भारत की नंबर एक, और तो ये पूरा डिप्लोमेटिक चीज है। भारत जो मैन्युफैक्चर करता है उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसके बाद जो एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, भारत जैसे देशों में यहां पर प्रॉब्लम ये भी है इंडिया की कि जैसे मान लीजिए हम एक एग्रीकल्चर देश हैं, हमारे पास खाद की प्रॉब्लम खड़ी है क्योंकि डिस्टर्ब है मामला, हमारे पास ऑयल की प्रॉब्लम खड़ी है क्योंकि मामला डिस्टर्ब है, हमारे पास कई सारी चीजों को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है इस पूरे के पूरे लड़ाई ने। हम सीधा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं किए हैं, हम परोक्ष रूप से परेशान हैं। हमारे लिए तेल बंद है, चाइना के लिए तेल खुला है। अगर हम कुछ कर देंगे, हम अगर रूस से तेल भी खरीद लेते हैं तो यूएसए हमारा गला पकड़ेगा कि भैया, यूएसए तुम्हारा पकड़ेगा और बोलेगा हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। और चीन क्या कर रहा है, चीन जो है फुल मदद कर रहा है ईरान की, और उसके बाद भी यूएसए उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। तो ये पूरी कहानी जो है ये समझाती इस बात को है कि किस तरह से चाइना डोमिनेट कर रहा है, और चाइना को ये दोनों देश नहीं छोड़ सकते। चाइना ने अपनी भूमिका इस तरह से बड़ी बना ली है कि चीन जो है, चीन को न तो यूएसए अपना दुश्मन बना सकता है आज की डेट में, और ना ईरान बनाना चाहेगा, क्योंकि इसकी हमेशा ईरान की मदद करेगा आर्थिक रूप से भी, क्योंकि ऑयल आप चीन ही खरीदता है तो ईरान की तो मदद वही कर रहा है, युद्ध में भी वही मदद करेगा, और आगे भी अगर कुछ बनाना है यूरेनियम का तो यही मदद करेगा। यूएसए के केस में क्या हुआ, यूएसए को जो भी चाहिए, मैग्नेट चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए, चिप चाहिए, सब कुछ तो चाहिए यूएसए को, वो कौन देगा, वही चीन देगा। तो कहीं ना कहीं चीन पूरी लड़ाई को गवर्न कर रहा है। और अब ये आपको डोनाल्ड ट्रंप और जो है ईरान की मीडिया में अब कुछ भी सुन लीजिए, लेकिन वो लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। वो लड़ाई तब खत्म होगी जब ड्रैगन बोलेगा, जब ड्रैगन कहेगा कि चीजें अब कुछ चेंज हो जाएं तो ही ये चीजें चेंज होंगी, अदरवाइज चीजें इतनी आसानी से चेंज नहीं होंगी। ये कहा सुनी चलती रहेगी, छिटपुट वारदातें चलती रहेंगी, मामला गर्म बना रहेगा और तेल प्राइस ऊपर बने रहेंगे और पूरी दुनिया इसमें जलती रहेगी, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर है उसको फायदा हो रहा है और यूएसए को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है। ये बात याद रखिएगा, यूएसए को बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, चीन को तो लाभ है, बट यूएसए को भी नुकसान कोई खास नहीं है। तो मेजर नुकसान जिसको है उसका नाम भारत है। इस पूरी लड़ाई में जिसको सबसे बड़ा नुकसान है उस देश का नाम है इंडिया। इंडिया का जो लॉस है वो काफी बड़ा है और वो एक दिन में खत्म होने वाला लॉस भी नहीं है, और इसीलिए लगातार हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर भी बना हुआ है। अब इंडिया क्या कर सकता है, देखिए इंडिया को थोड़ा सा इसमें अपना डिप्लोमेटिक भूमिका को और बड़ा करना पड़ेगा। हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हम रूस की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऑयल खरीदने के लिए हम रूस की तरफ जा सकते हैं। अगर हम रूस के साथ ऑयल खरीदें, अल्टरनेटिव रूट का यूज कर सकते हैं हम, हमारे पास अल्टरनेटिव रूट्स हैं, अगर हम उनका यूज करें, ना वो स्टेट ऑफ होर्मुज से सीधा आए, थोड़ा हमारा ऑयल प्राइसेस का दाम बढ़ेगा, बट हम रूस से घूम करके तेल मंगा सकते हैं। रूस से अगर तेल हमें मिलेगा जो कि चाइना घूम करके आएगा, तो वो एक अल्टरनेटिव रूट आप जो है ले करके ये कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव रूट का यूज किया जा सकता है। रूस से तेल अभी भी भारत आ रहा है, ऐसा नहीं है रूस से नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमने बंद कर दिया। इवन हमने अपने पोर्ट से रशियन ऑयल को बाहर हटाया। तो मुद्दा ये है कि हम एक तो ये कर सकते हैं कि हम रूस से खरीदें, अपना डिप्लोमेटिक चीज थोड़ा दिखाएं कि भाई हम मजबूर हैं, हमें लेना पड़ेगा, हम अपनी महंगाई को कंट्रोल करें। और रूस से सिर्फ हमको यही नहीं मिलेगा, रूस से हमको ऑयल तो मिलेगा ही, हमको बाकी जो खाद चाहिए, जो एग्रीकल्चर को लेकर के चीजें चाहिए, एपीआई चाहिए, वो सब भी हमको रूस से मिलने लग जाएगी। तो एक तो वो एक बड़ा बेनिफिट होगा। उसके बाद एक बड़ी चीज ये पॉसिबल है कि जब हम रूस के साथ चीजें करेंगे तो हमारा रुपया थोड़ा नॉर्मलाइज होगा, और उस केस में फिर हम देख सकते हैं कि क्या हम इसमें डिप्लोमेटिक रूप से हम एक मध्यस्थ की भूमिका में आ सकते हैं, क्योंकि चीन मध्यस्थ नहीं बना, चीन ने पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाया है। लेकिन भारत की स्थिति अगर आप देखेंगे तो ईरान और
यूएसए दोनों के साथ भारत की स्थिति काफी बेहतर है। भारत पहले ईरान से तेल खरीदता रहा है, फिलहाल उसने तेल नहीं खरीदे, यूएसए के दबाव में नहीं खरीदे, लेकिन हम खरीदते रहे हैं। भारत और ईरान के संबंध खराब नहीं है। अभी भी अगर आप पिछली बात करिए, अभी जब ब्रिक राष्ट्रों का भारत में सम्मेलन था कुछ 20-25 दिन पहले, जब अमेरिका गए थे, जब अमेरिकन राष्ट्रपति चाइना गए थे, उसी समय भारत में भी ब्रिक का सम्मेलन चल रहा था। वहां पर भी ईरान के जो है विदेश मंत्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, उन्होंने जो बातें कही उसमें काफी चीजें दिखती हैं कि वो भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि हम ईरान और यूएसए के बीच में एक डिप्लोमेटिक भूमिका में जाएं और पाकिस्तान को हटा करके इंडिया एक मध्यस्थ की भूमिका में जा सकता है। और यदि भारत मध्यस्थता में जाएगा तो शायद इसका हल जरूर निकलेगा, क्योंकि तब चीन का प्रेशर कम हो जाएगा। और जब चाइनीज प्रेशर कम होगा, क्योंकि रियल प्रॉब्लम हमें है ऑयल को लेकर के, स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के, ना ईरान को है ना यूएसए को है, और चीन तो बेनिफिट में है। तो जो रियल प्रॉब्लम में है वो अगर आया इस बीच में तो शायद चीजें ज्यादा जल्दी सेटल होंगी। तो ईरान और यूएसए के बीच में हम मध्यस्थता करने जा सकते हैं क्या हम इतना डिप्लोमेटिक कदम उठा सकते हैं? अगर हम उठा सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज हैं कि इस पूरी की जो यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, जिसमें ये लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है, तो शायद यहाँ पर ये लड़ाई खत्म होती दिखे और भारत एक बड़ी भूमिका में उभर करके सामने आ सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये पूरी लड़ाई किस तरह से जा रही है, कब तक खत्म हो सकती है, भारत की क्या स्थिति हो सकती है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये काफी हद तक एक ऐसा चीज है ये जो सभी की अपनी अपनी व्यू रख सकते हैं, और यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई हैं। एकाएक बहुत जल्दी सॉल्व नहीं दिख रहा है, और अगर नहीं दिखेगा तो भारत की स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। तो भारत को अपने इन डिप्लोमेटिक रूल्स को अपनाना पड़ेगा, पुराने रूट्स पे जाना पड़ेगा, रसिया के साथ कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या चीजें आपको लग रही हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।